हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई अप्रोक्सीमेटली इस लेसन को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है। क्रिटिकल आइसोथर्म, द क्रिटिकल पॉइंट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम कर रहे थे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, वही कर रहे थे ना हम लोग। यस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कर रहे थे। एंड्रियो आइसोथर्म आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड्रियो आइसोथर्म है ना। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट ऑन द क्रिटिकल आइसोथर्म वेयर गैस एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में होंगे, फिर उससे नेक्स्ट, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। कितना पढ़ेंगे? एक लेवल आएगा जब पढ़ाई आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आप जॉब करने लगेंगे। जो पर्टिकुलर जॉब है उस पर भी आप कुछ दिन आपको असहज लगेगा जब नया नया काम शुरू करेंगे। आपको अभी तो लगता होगा कि हम जॉब तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन असहज लगेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद सारी उम्र आपको वही करना है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। मतलब आप सैचुरेट हो गए, जो करना था बस इतना ही करना था। इसके अलावा आप नई चीजें नहीं सीख रहे हैं, बड़ी जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। जितनी जो जॉब करनी थी, जो मेहनत करनी थी, कर ली। जैसा कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, वो लगभग अभी कोई नई शुरुआत नहीं कर सकते। समझ गए? इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग नई शुरुआत कर सकते हो। यू हैव एनर्जी, सो यू शुड हैव टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, है ना। तो नया सोचिए, नया पढ़िए, नया कुछ करिए, जिससे आपका आगे फ्यूचर के अंदर बेटर काम हो सके। तो यही चीज हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं। यंगस्टर्स कैन डू दैट, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग एज में है। लेकिन जैसे आपकी एज खत्म हो जाएगी ग्रो करने वाली, फिर आप स्टेडी स्टेज में आ जाएंगे। उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर हैं आप बस रुक गए, वहीं पर रुक गए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। दो तरह का इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ इक्विलिब्रियम। समय के साथ जब चीजों में चेंज आना बंद हो जाए, समय के साथ चीजों में चेंज नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वैसे उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, वो कल तो नहीं था, है ना, कि मान लीजिए यहां से एक आपके पास में एक टैप है, ठीक है, और इस टैप से पानी आ रहा है। इस जगह पर एक टब में पानी आ रहा है टैप से, ठीक है, और इस टब में से भी एक टैप बाहर निकल रहा है, जिसमें से सेम वाटर, उतना ही वाटर जो है पर मतलब सेम स्पीड से पानी जो है बाहर निकल रहा है। बताइए, ये टब पानी से भरा रहेगा, ज्यादा भरेगा, कम हो जाएगा, बराबर रहेगा? यह सब बराबर रहेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको बोलेंगे। यानी कि समय के साथ चीजों में चेंज आना बंद हो गया, लेकिन प्रोसेस तो अब भी चल रही है। ऐसा नहीं कि बंदा खत्म हो चुका है, ये चल रहा है। पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन समय के साथ टब की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टब के अमाउंट ऑफ वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दोनों टैप बंद कर देता हूं, दोनों टैप बंद हो गए, तो अब भी टब में पानी उतना ही रहेगा, समय के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यस, समझ में आ गया भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है? समय के साथ जब चेंज आना बंद हो जाए किसी चीज की पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यहाँ बोल रहा है एट ए पॉइंट ऑन द क्रिटिकल आइसोथर्म। क्रिटिकल आइसोथर्म मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर आपको गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में दिखाई दे, इक्विलिब्रियम में मतलब जितनी गैस है, और मान लीजिए पानी जो है वो गैस में बदल रहा है और गैस जो है वापस पानी में बदल रही है, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा सोचिए जरा। वैसे तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, ये है आपके पास पिस्टन, और इसके ऊपर आपने अप्रोक्सीमेट 73 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 73 एटीएम का प्रेशर डाल रखा है। ठीक है भाई, CO2 है अंदर है CO2। तो CO2 लगभग लिक्विड हो चुकी है। आप यूं कह सकते हैं कुछ लिक्विड बन रही है और यहाँ पर कुछ गैस फॉर्म में। तो ये गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है और लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि दोनों की कंसंट्रेशन, ये वाला जो फेस है जिसको मैं थोड़ा डार्क सा बना रहा हूँ, है ना, मिडल सिक में, देखिए जरा, ऊपर तो गैस है, नीचे लिक्विड है, लेकिन एक बीच की कंडीशन में बना रहा हूँ
जहां पे आपको गैस और लिक्विड दोनों फेसेस दिखाई देंगे। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बना रहा हूं? Yes, बेटा, sir. तो यानी अब यहां पर आपको लिक्विड और गैस दोनों दिखाई देते हैं इक्विलिब्रियम में। इसकी कंडीशन मतलब जितनी गैस है उतनी रहेगी, जितना लिक्विड है उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा समय के साथ। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ गया क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग? ठीक है। यस सर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। कंडीशन देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, point at which first and second derivative of pressure with respect to volume at critical temperature is zero। अब कंडीशन क्या है? point at which first और second derivative of pressure with respect to volume, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को चेक करेंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मतलब मैथमेटिकल लगाएंगे कुछ, है ना। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है भाई? इज जीरो। अगर वो जीरो हो जाए, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? कांस्टेंट ही होता है ना। यस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होता है। जीरो किसका डेरिवेटिव होता है? यस सर। तो जीरो किसका डेरिवेटिव होता है बताएगा कोई? किस चीज का डेरिवेटिव सर जीरो होता है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का जीरो होता है। तो बस फिर अगर ऐसा है तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट होंगे, सीधी सी बात ये है, तभी वो डेरिवेटिव जीरो आएगा उसमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये उसकी कंडीशन थी। तो यहां देखिए इसने क्या किया, ए करली पी बाय करली वी, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पता होगा सबको पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? यस गाइस, सब लोग सो रहे हैं क्या? यस सर। सर पार्शियल रिपीट कर डेरिवेटिव, दीजिए सर एक बार क्वेश्चन। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है पता है? नहीं सर ये नहीं पता। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो पता होगा ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। करली से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पार्शियल मतलब थोड़ी सी, कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, एक लिमिट में डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहां पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करली पी बाय करली वी, ठीक है, मल्टीप्लाई में टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो, ये है वो ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रखा है इन्होंने, इक्वल टू जीरो है। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? करली का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ से करली स्क्वायर पी डिवाइड बाय करली वी स्क्वायर। करली स्क्वायर वी होना चाहिए वैसे, या करली नहीं, करली वी स्क्वायर ही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये दो दूसरी बार भी डेरिवेटिव कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, सॉरी टीसी से, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? ये भी जीरो। अगर ये आता है तो क्या होता है? कोई फिनोमिना जो है वो क्रिटिकल फिनोमिना को फॉलो करेगा। एक मिनट दीजिए बेटा मेरे को, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ऊपर वाली कंडीशन क्या लिखी हुई थी। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मतलब पहले डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई जो टीसी से वो इक्वल जीरो हो, तो हम बोलते हैं उसको क्रिटिकल पॉइंट होता है वो। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ भाई, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी वीसी टीसी, अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी वीसी टीसी, क्रिटिकल कंडीशन कैन बी ऑब्टेन, तो क्रिटिकल कंडीशंस को निकाला जा सकता है। अब देखिए, एट ए क्रिटिकल पॉइंट डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जीरो होती है भाई। क्रिटिकल पॉइंट पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जीरो होती है, मतलब वेपर बनाने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। सरफेस टेंशन वेनिसेस, सरफेस टेंशन भी जीरो होती है। समझ में आ गया? ये वेनिसेस का मतलब जीरो ही है, यानी पीसी टीसी और वीसी के ऊपर अगर कोई है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर अगर कोई गैस है,
तो उसकी सरफेस टेंशन 0 होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 0 होती है, मतलब आपको उसे हवा में उड़ाने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ऑलरेडी वेपर्स है, वेपर में भी है वो, लिक्विड में भी है वो, सब में है वो, दोनों फेसेस में है। यस, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. सी पॉइंट देखिए, द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उस गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन तो हम कर ही चुके हैं, अबव विच किसी गैस को लिक्विड ना बनाया जा सके। बिलो टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, टू फेसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इससे नीचे दोनों फेसेस को देखा जा सकता है, यानी लिक्विड और गैस दोनों तरह के क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे किसी गैस को लिक्विड भी बनाया जा सकता है और किसी गैस को गैस फॉर्म में भी रखा जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ गैस गैस ही रहेगी, वो कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर यही तो होता है कि जिसके ऊपर कभी गैस कभी भी दोबारा लिक्विड फॉर्म में दिखाई ही नहीं देगी। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अभी सिर्फ एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है, बाकी सब कहां सो गए क्या? अभिजय, प्रतीक, रचना, शिवांगी, कृष्णा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है, सर, आगे सर तो समझ Yes, में। sir. तो याद रखिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एट टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फेस, लिक्विड पासेस इनटू द गैसियस फेस कंटिन्यूअसली एंड बाउंड्री बिटवीन द टू फेसेस डिसअपीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, ये अभी भी मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में बन रहा है, गैस लिक्विड में जा रही है और इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि लिक्विड गैस में जा रहा है और गैस लिक्विड में आ रही है, ठीक है, नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि कब लिक्विड है, ये किस जगह से लिक्विड शुरू होगा और किस जगह से गैस शुरू होगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं क्या होता है वो रेनबो, रेनबो में देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं ये कलर और ये कलर, ये वाला कलर यहाँ पर खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया? नहीं ना, कंटिन्यू होते हैं वो, Sir. है ना? ये भी कंटिन्यू के जैसा है, इसमें भी ऐसा ही होता है, यानी कि आप नहीं बता सकते कि गैस कहाँ खत्म हुई और लिक्विड कहाँ शुरू हुआ, या लिक्विड कहाँ खत्म हो रहा है और गैस कहाँ से बनना शुरू होगी। दोनों इतने एक दूसरे में अंदर घुसे होते हैं कि हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते, और यही होता है क्रिटिकल फिनोमेना के ऊपर। ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात सबको? Yes, sir. लिक्विड पासेज, और इस स्टेज को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, जो नीचे अब आपके हेडिंग बनेगी, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट कंटिन्यू होती है, आप ये नहीं कह सकते लिक्विड से अचानक गैस बन गई, नहीं, या गैस से अचानक लिक्विड बन गया, नहीं भाई, उन दोनों के इंटरमीडिएट स्टेज भी होती है, जहां पर आप ना उसे लिक्विड कह सकते हैं ना गैस कह सकते हैं, है ना? वैसा ही कुछ। सर ये कह तो सकते हैं ना कि उबला हुआ पानी, वो भी तो इंटरमीडिएट स्टेट में ही होता है ना। पानी मतलब जो पानी उबल रखा होता है वो भाप भी उससे निकल रही होती है, वो लिक्विड भी होता है। उबलता हुआ पानी कह सकते हैं, बट वहां ना वो आपको स्टेज दिखाई सी नहीं देती। इस क्रिटिकल टेम्परेचर फिनोमिना में वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखती है और उसमें वो इतनी नजर नहीं आती है, ठीक है, बट एटलीस्ट कुछ कह सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे देखिए, एक क्रिटिकल पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम आइडेंटिकल। लिक्विड और वेपर की प्रॉपर्टी बराबर हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेसेस बिकम आइडेंटिकल, सेम। आप ना उसे लिक्विड कह सकते हैं ना उसे वेपर कह सकते हैं, ठीक है। इसको ना इसकी बजाय और अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए आपके पास में क्रिटिकल फिनोमेना के ऊपर आपने क्या डाला, प्रेशर डाल दिया, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फुल ऑन, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर भी वही है, ठीक है, प्रेशर भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, सब कुछ क्रिटिकल फिनोमेना के ऊपर आ गया। और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कंडेंस्ड हैं, काफी पास हैं एक दूसरे के। इस टेम्परेचर से नीचे कोई गैस क्या बन सकती है, लिक्विड बन सकती है। इस टेम्परेचर से ऊपर कोई भी गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। इस टेम्परेचर के ऊपर वो अभी गैस फेस में हो, प्रेशर भी वही हो, तो देखिए यहां पर क्या होता है पता है, इसका वॉल्यूम तो इतना कम है, आप यूं समझ लीजिए कि इसका वॉल्यूम इतना कम है कि ये लिक्विड ही है, बट एक्चुअल में ये लिक्विड नहीं है। ये बात समझ में आई किसी को? इसका वॉल्यूम इतना कम है कि हम कह सकते हैं ये लिक्विड का वॉल्यूम,
लिक्विड है पर लिक्विड नहीं है। लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम लिक्विड का है, समझ में आई बात, बट अच्छा ये लिक्विड नहीं है, इसके लक्षण सारे गैस वाले। क्लियर है? तो कंप्रेशन से बना ना। कंप्रेस कर रखा हमने इसको जबरदस्त लेवल पर, और इससे हमारे पास ये आया कि इसका वॉल्यूम तो लिक्विड का है, बिल्कुल हमने वॉल्यूम वो अचीव कर लिया जो लिक्विड का होता है, बट इसके अंदर गुण जो है वो गैस वाले हैं। तो इतना कंप्रेस हो गया, एटम इतना पास आ गए कि हमारे हिसाब से तो लिक्विड बन जाने चाहिए था, बट वो लिक्विड बने ही नहीं। पर गैस सिलेंडर में भी तो ऐसा ही होता है ना। क्या? मतलब जो गैस सिलेंडर में होता है वो लिक्विड में भी ना, मतलब मैंने देखा था। नहीं नहीं नहीं, गैस सिलेंडर में तो लिक्विड होती है गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, का तो नाम ही कंप्रेस लिक्विड नहीं होती। पेट्रोलियम। हाँ, कंप्रेस मेरे को लगता था गैस होती है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस गैस सिर्फ नेचुरल गैस होती है, उसको लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर के ऊपर लिक्विड बनती है वो, जो इतना हाई प्रेशर अगर हम करेंगे तो सिलेंडर फट सकता है, या फिर सिलेंडर बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल गैस को, सीएनजी जिसे बोलते हैं, सीएनजी को हाँ। लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो आपको एक सिलेंडर जिसमें 14 केजी, जो हमारा एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, 14 केजी गैस आती है उसमें, तो इतना केजी गैस भरने के लिए, एलपीजी और सीएनजी भरने के लिए 500 किलो वजन का सिलेंडर चाहिए होगा। सिलेंडर का वजन 500 किलो होना चाहिए, इतना मोटा सिलेंडर होना चाहिए लोहे का, तब वो कंप्रेस करके और लिक्विड बनाई जा सकती है। कौन? सीएनजी। तो ये, गाड़ियों में होता है वो। हाँ तो जो गाड़ी में भी तो सीएनजी आती है ना। हाँ, तो उसमें तो उसमें गैस फॉर्म में होती है वो, गैस फॉर्म में रहती है हमेशा, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस सीएनजी मतलब ही नेचुरल गैस, गैस ही वो, और कंप्रेस की हुई है। एलपीजी पेट्रोलियम गैस, लेकिन लिक्विफाइड है, एल मतलब लिक्विफाइड, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम घर पे यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, और सीएनजी गैस जो है वो व्हीकल्स में आती है, वो कंप्रेस करके डाली जाती है। उसको अगर लिक्विड बनाना है तो बहुत भारी सिलेंडर बनाना पड़ेगा, इतना भारी सिलेंडर हमारी गाड़ी का वजन ही इतना बढ़ा देगा, है ना, बहुत तो सर। इसलिए उसको कंप्रेस करके ही रखा जाता है। दैट इज द थिंग। यस बेटा, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते हैं, और इस प्रेशर पर, मतलब क्रिटिकल फिनोमिना पर, कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत अच्छा यूज है। क्या यूज है पता है आपको? आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि क्या बोलते हैं इसको, कॉफी, कॉफी बीन्स होते हैं ना, जो कॉफी बीन्स के अंदर से अगर किसी चीज का लिक्विड निकालना है, ऑयल निकालना है, तो कैसे करते हैं उसको? कंप्रेस, हाईली कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम के ऊपर होती है, उसके अंदर उसको कंप्रेस करते हैं। तो ये गैस इतना प्रेशर डालती है कि ये कोको बीन्स, जो चॉकलेट के बीन्स होते हैं या फिर जो कॉफी के बीन्स होते हैं, उनके अंदर घुस जाती है, उनमें से टॉक्सिन्स को निकाल देती है बाहर। समझ में आ गया? कुछ चीजों को बाहर निकाल देती है अंदर से। जैसे हम यूं लगा लो, छलनी है कोई, और छलनी के अंदर कचरा फंस गया, तो आप लोग क्या करते हैं? फूंक मार के उसका कचरा साफ करते हैं। यस, समझ में आ गई बात? तो यहां पर वही हो रहा है, कोको बीन्स। अब आपको लगा कोको बीन में कौन सी छलनी है, उसमें भी तो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे। अगर आप किसी भी बीज को पानी में डाल दे तो वो स्वेल हो जाता है, इसका मतलब उसने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, तो पतली चीजें उसके अंदर जा सकती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना कंप्रेस करके उसके अंदर से आस पार करवाते हैं कि उसमें से कुछ चीजें, टॉक्सिन चीजें बाहर निकल जाती हैं, उसके बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम बोलते हैं कि ये वाले जो बादाम हैं, ये वाले जो काजू बादाम होते हैं, इनमें से तेल निकाल रखा है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि ऑयल कैसे निकालते हैं वो लोग, जबकि बादाम का साइज तो सेम है? यस, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर सर। उनको पीस करके क्रश तो कर नहीं सकते उसको, क्रश तो कर देंगे तो तभी तेल निकलेगा, क्रश करने पर तेल निकालोगे तो हम कहेंगे इसका ऑयल निकल चुका है, बट वो क्रश्ड नहीं होता, फिर भी कहते हैं लोग कि इसका तेल निकाल रखा है, मशीनों से निकाला है। मशीन कोई जादू करती है? ये हाईली प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें होती हैं जो उनके अंदर घुसाई जाती हैं प्रेशर डाल डाल के, और उनमें से कुछ इस तरह से कोई प्रोसेस करा जाता है। पूरा प्रोसेस मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, आई कांट डिफाइन दैट, लेकिन होता यही है, ये हमने पढ़ भी रखा, पढ़ा भी रखा। क्लियर है? यस सर। तो सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्रिटिकल फिनोमिना के ऊपर गैस ही होती है, लिक्विड नहीं होती, और उसको किसी पर डाला जाए तो डेफिनेटली वो उसमें से कुछ चीजें बाहर निकाल सकती है ना, कुछ खाने वाली चीजों के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ज्यादा, इसलिए इसको उन चीजों पर यूज किया जा सकता है, हार्मलेस गैस होती है ना। तो चलिए भाई, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इनके बीच में बाउंड्री नहीं होती, आइडेंटिकल होते। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेंसिटी
बिकम आइडेंटिकल। अब देखो इसने ये जो बोला ना, ये वाली लाइन से आपको पता लगेगा डेंसिटी आइडेंटिकल होगी। डेंसिटी आइडेंटिकल होगी तो लिक्विड और वेपर फेज की, इसका मतलब यहां जो मैंने बनाया, ये जो बना रखी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिक्विड और वेपर फेज की डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम मतलब मास बाय वॉल्यूम सेम है। तो ये लिक्विड है या गैस है? भाई ना ये लिक्विड है ना गैस है, ये दोनों के बीच में ही है। हालांकि ये गैस है बट लिक्विड जितना वॉल्यूम अटेन कर लिया इसने, गैस होते हुए भी लिक्विड जितना सर अगर वॉल्यूम। इसको और कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, और कंप्रेस करे तो। और कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड कह नहीं सकते, जो लिक्विड है वो अनकंप्रेसिबल है। हालांकि देखो ऐसा है, क्रिटिकल फिनोमिना से ऊपर कितना भी प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दो, वो रहेगी गैस ही, चाहे वॉल्यूम उसका कितना भी घटा दो, उसने रहना गैस ही। नहीं सर, जैसे हम लिक्विड के गैस। बराबर वॉल्यूम कर लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अच्छा लिक्विड के बराबर वॉल्यूम कर लीजिए, लेकिन रहेगा वो गैस, वो लिक्विड बनेगा नहीं, बड़े वॉल्यूम उसका लिक्विड के बराबर दिखाई दे रहा है। सर, समझ जैसे गए? ड्राइंग होती है वो सर, तो वो भी तो सॉलिड, सॉलिड कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नहीं सर, वो भी तो कंप्रेस ही की जाती होगी ना। नहीं नहीं नहीं, उसको ठंडा करते हैं बेटा। ठंडा करने पर पहले वो लिक्विड बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं और फिर और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी, वो अलग चीज है। ये सर ऐसा हम किसी और गैस के साथ नहीं कर सकते? सभी के साथ कर सकते हैं, सभी गैसेस के साथ कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट की नीड क्यों पड़ी हमें? क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, कि जिसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम हो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जिससे ऊपर कोई गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो ये तो सब गैसेस का अलग अलग होता है, तो ये पता होगा तभी आप उसको ऐसा कर सकते हो ना। तो सर सभी तो हम गैसेस उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह सकते थे या नहीं, कोई वो दूसरा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होती है बेटा, सर बिल्कुल जैसे अलग। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जैसे 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू होता है, वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो उसका क्रिटिकल पॉइंट भी तो 100 के नीचे ही होगा ना, कि आप इसके नीचे, इससे अगर 100 नीचे के नहीं नीचे लेकिन करेंगे। कितना, 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98। ये कैसे पता लगा? और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस टाइम पे, ये कैसे पता लगेगा भाई? इसका कोई लेना देना नहीं है बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पता है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर का जो प्रेशर होता है और वेपर का जो प्रेशर होता है, ये दोनों बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, 100 से नीचे भी बॉइल किया जा सकता है पानी को। कैसे? बाहर वाला प्रेशर घटा दो, बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, तो भाई हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बॉईल करने के लिए, और वो बॉईल हो जाएगा कम ओके एनर्जी सर। पे भी। ठीक है, तो यानी कि ये सारी की सारी कहानी एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ हम तीनों चीजों को स्टडी कर रहे हैं, बॉइलिंग यानी कि प्रेशर को भी और वॉल्यूम को भी और टेम्परेचर को भी, तीनों का कॉम्बो स्टडी कर रहे हैं, ये कुछ और ही चीज है। सर हाँ तो सर जो जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी हमारी ये गैसेज है आर्गन जो हमारे नेचर में, हम उनको सिलेंडर में रखने की जगह एक मतलब, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमने बनाई ली है कि माइनस कितने में भी ले जाए तो उनके फ्रीजिंग पॉइंट तक में उनको मतलब क्यूब्स में फॉर्म में स्टोर करके रख रहे हैं प्रिकॉशन के साथ। तो टेम्परेचर और प्रेशर भी तो आपको वैसा मेंटेन करना पड़ेगा ना बेटा, बहुत एनर्जी लगी हुई उसमें। इसकी बजाय ठीक है ऐसे वैसे स्टोर कर लो, क्यूब कैसे बना दे, उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। इसकी बजाय किसी भी बर्तन में गैसेस फॉर्म में रह रही है तो गैस में रखो उसे, क्या दिक्कत है? सब एनर्जी का खेल है, कर तो हम कुछ भी सकते हैं लेकिन एनर्जी चाहिए बहुत सारी। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, वेपर और लिक्विड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहता, यही है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यस बेटा। तब तक सॉलिड CO2 कैसे बनती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल है ना, आप इसे ठंडा करते जाइए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, ठंडा करते जाइए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, बस बन जाएगी। क्लियर है? हाँ सिंपल है ये तो। किसी भी गैस को हम जो शुरू से बात करें, आप क्रिटिकल फिनोमिना को किसी चीज की सॉलिड सॉलिड कैसे बनाते हैं उससे मिक्स मत कीजिए। क्रिटिकल फिनोमिना वो है कि वो टेम्परेचर जिससे ऊपर वो कभी भी गैस जो है कभी भी लिक्विड बन ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी प्रेशर डाल लो। तो वो टेम्परेचर, अब हर गैस का अलग टेम्परेचर होता है, तो अगर आप किसी गैस को लिक्विड या सॉलिड बनाना चाहते हो तो भाई आपको क्रिटिकल टेम्परेचर से तो नीचे ही टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा और फिर प्रेशर डालना पड़ेगा, तब वो सॉलिड होगी और लिक्विड बनेगी। और लिक्विड से फिर आप सॉलिड लेके जाना चाहते हो तो सॉलिड के लिए भी आपको फिर से उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और प्रेशर फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड बनेगी। सर यानी सॉलिड से लिक्विड बनना तो गैस का आसान ही होगा ना?
जैसे ड्राई इसको अगर हम ऐसे ही रख दें तो उससे भाप आने लगती है। ऐसे ही नहीं रख सकते हम उसे। अब जब आप ऐसे रखते हो तो इसका मतलब पता है क्या, आप उसकी कंडीशनें बदल रहे हो बेटा। टेम्परेचर कर रहे हो रूम टेम्परेचर, प्रेशर कर रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक। पहले प्रेशर ज्यादा था और टेम्परेचर बहुत कम था, आपने उसको बाहर लाके रख दिया, तो इसका मतलब अपने टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिया। आपके हिसाब से वो आसान है क्योंकि नेचर हमें फ्री में दे रहा है वो चीज। लेकिन अगर यही चीज लैब में मेंटेन करनी हो तो मुझे उसे आग लगानी पड़ेगी और साथ में प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। वो फ्री Yes, में मिल रहा है sir. इसलिए आपको उसकी कदर नहीं है कि हाँ ये तो बाहर रख दो अपने आप हो जाएगा, है ना। नेचर कर रहा है उसको, बट वो कंडीशनें बदल रही है, ध्यान से सोचना। आगे बढ़ते हैं बेटा। डेंसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से डेंसिटी में क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखिए भाई जरा, एट T1 टेम्परेचर T1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वेपर से। ऑब्वियस है, लिक्विड की डेंसिटी वेपर के मुकाबले तो हमेशा ज्यादा ही होती है, इस बात में किसी को डाउट है? No, sir. लिक्विड की हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन टीसी के ऊपर दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाती है, याद रखना। और Yes. अगर T1 कम है टीसी से, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कोई टेम्परेचर कम है तो आप किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो नहीं होगा। ये तो हमें पता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। नेक्स्ट देखिए डी, इन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन। लिक्विड और वेपर यानी लिक्विड और गैस कह लीजिए, उनका इक्विलिब्रियम है, यानी वो रुक चुके हैं। जितने लिक्विड जितना वेपर बनना था बन गया, जितना लिक्विड पड़ा है बॉक्स में उतना ही लिक्विड पड़ा है, अब वो रुक चुके हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो देखो भाई डेंसिटी ऑब्वियस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी भी टेम्परेचर की और किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, ये तो पता ही है। डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, और वेपर्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई भी? जब लिक्विड और वेपर हम लेते हैं दो चीजें, आप कोई लिक्विड को गर्म कर रहे हो, सपोज दैट ये मैं चीज यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। ये बॉक्स है, बंद है, पूरा बंद, इसके अंदर एक गैस है, एक लिक्विड डाल दिया इसमें मैंने, मान लो पानी डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पानी डला हुआ, तो कुछ देर बाद पानी हवा में अपने आप उड़ेगा, वेपर बनेगा, ये वेपर बन गए पानी के, और ये हवा में उड़ गया। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर वेपर ज्यादा बन जाएंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। यस, क्लियर है ये बात? सर कंटेनर पे गैस ज्यादा Yes, sir, प्रेशर crystal लगाएगी या clear है। लिक्विड? गैस ही लगाएगी, लिक्विड कोई प्रेशर नहीं लगाएगा बेटा। गैस ही, गैस के मॉलिक्यूल टक्कर मारते हैं कंटेनर से, वही प्रेशर हमें फील होता है, वही प्रेशर लगता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टर्म गैस इज जनरल डोमेन, द गैस विच कैन बी कंडेंस्ड अंडर डिजायर्ड कंडीशन नोन एज वेपर। जिस गैस को कंडेंस किया जा सकता है अंडर डिजायर्ड कंडीशन, उसको वेपर बोलते हैं। ठीक है, गैस और वेपर में समझ में आया क्या डिफरेंस है? Yes, sir. Yes. इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं, ऐसा समझिए। पानी है, वाटर, वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, Yes, बताइए, sir. है ना। तो ये वेपर फॉर्म में भी होता है, पता है हमें, एनवायरनमेंट में भी वाटर होता है। जब ठंडा गिलास हो या ठंडी कोई चीज है उसके साथ चिपक के कंडेंस होके वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट बना देता है बाहर, पानी के गिलास के बाहर। इसका मतलब एनवायरनमेंट वाला वाटर था, ठंडे गिलास के साथ टच में आया और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, कंडेंस हो गया। यस, क्लियर है? हाँ सर, वो पानी, जब ठंडे पानी कोई की चारों चीज, तरफ बुलबुले आ जाते हैं जो। हाँ, जब कोई चीज नॉर्मल कंडीशन या जो भी कंडीशन हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर लिक्विड फेस में ज्यादा हो, जैसे वाटर होता है, हमें पता है रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड ही होता है, बट वो गैस फॉर्म में भी पाया जाता है, बट गैस फॉर्म उसकी बहुत थोड़ी होती है, लिक्विड फॉर्म उसकी ज्यादा होती है। तो जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाई जाए पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो हम उसको लिक्विड बोलते हैं, और उसकी जो गैस फॉर्म होती है उसको वेपर बोलते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir.
लेकिन जब जैसे ऑक्सीजन लगा लो, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हमें पता है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन लिक्विड नहीं होती ना, हाँ तो जी सर। इसको गैस बोलेंगे, इसके वेपर को वेपर नहीं बोलेंगे, इसको गैस बोलेंगे। यानी पर्टिकुलर कंडीशन पर 100 डिग्री से ऊपर लगा लो, 101 डिग्री पर वाटर अब आपको लिक्विड नजर नहीं आएगा, बाकी की कंडीशनें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और जो भी होगा वो सब सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो 101 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गैस होगा। लेकिन उससे नीचे वाटर लिक्विड होता है, हमें पता है। हाँ, उसका उस लिक्विड के कुछ गैसियस फॉर्म एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। उन गैसेस, किसी लिक्विड की जो गैसियस फॉर्म पर्टिकुलर कंडीशंस पर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, उसको बोलते हैं वेपर। यस, समझ में आ गया भाई? यस Yes, sir. सर। है ना? तो वो वेपर होता है एक्चुअल में। वेपर मतलब वो चीज लिक्विड फॉर्म में है लेकिन उसके कुछ मॉलिक्यूल गैस में उड़ गए, उसको बोलेंगे वेपर। और गैस मतलब वो रूम टेम्परेचर पे या जो भी कंडीशन है, उन पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो चीज कभी भी लिक्विड नहीं दिखाई देगी। लिक्विड करने के लिए आपको अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं गैस। अच्छा तो तो इसका गैस विच कैन बी मतलब कंडेंस्ड अंडर डिजायर्ड कंडीशन इज नोन एज वेपर। यानी ये गैस जिसको हम कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं आसानी से, मतलब उसका लिक्विड फॉर्म ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है। सर ठीक जैसे जो है, जिन चीजों के वेपर होते हैं क्या उनकी गैसें नहीं बन सकती? जैसे वाटर बन वेपर है तो सकती है ना, पानी की गैस नहीं बना सकते 100 के ऊपर? अच्छा। बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? जिनका वेपर होता है वो मतलब रूम उन कंडीशंस में वो लिक्विड ज्यादा होते हैं, वेपर फॉर्म में कम होते हैं उन कंडीशंस में। ठीक है, अब आगे देखिए। एवरी वेपर कैन बी कॉल्ड एज ए गैस बट एवरी गैस कैन नॉट बी टर्म्ड एज वेपर। ये कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैं क्लियर करवा चुका हूं, गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस है। टर्म वेपर इज यूज्ड व्हेन, वेपर तब यूज करते हैं जब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो। मतलब हमारा गैस का टेम्परेचर कम है और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर के ऊपर वो चीज लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी आपको, तो हम उसको उस टाइम पे वेपर बोलते हैं। डेफिनेटली वो लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी तो वो वेपर होगा। द गैस टर्म यूज जब क्रिटिकल टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब ये कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती इस टेम्परेचर पे, तो अब उसको हम हमेशा गैस बोलेंगे। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो ये गैस यानी कि वेपर इस टाइम यूज होता है और गैस इस टाइम, आप इन दोनों को भी पकड़ सकते हैं। बस इतना ही याद रख लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। ऊपर वाली टर्म नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर मतलब जब वेपर हमारा जो हमारा टेम्परेचर होता है वो टीसी से कम होगा ये लो इसको मैंने रब भी कर दिया। हाँ, तो वो वेपर जब जब हमारा टेम्परेचर मतलब जो हमारा गैस में दिया कुछ भी हमें मिला है वो अगर टीसी से कम है टेम्परेचर उसका तो वो वेपर है और टीसी से ज्यादा है तो वो गैस है। बस बिल्कुल। वही। अब देखिए, डेंसिटी इज वेरिएशन विद टेम्परेचर। डेंसिटी की वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ में, तो टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम ऑफ वेपर डिक्रीज होता है। ठीक है, वेपर्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीजेस, तो डेंसिटी वो जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर डिक्रीज होगा। वेपर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? वो पास आ जाएंगे, डेंसिटी ऑफ वेपर इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है। ये वैसे हम पीछे कर चुके हैं ना, मुझे नहीं लगता इसको हमें ज्यादा कुछ मत्था मारने की जरूरत है, बट एटलीस्ट ये पॉइंट एक बार देख लेना, पीछे हमने यही किया था। सर ये तो वही हो गया ना कि पानी को गर्म करते हैं तो उसकी क्रिटिकल डेंसिटी। टेम्परेचर टीसी, अब इसकी डेफिनेशन हम कई बार कर चुके हैं, शुरू से यही करते आ रहे हैं। तो टी अगर ज्यादा होगा टीसी से, द टेम्परेचर ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई और एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, कोई भी डालिए वो लिक्विफाई नहीं होगी, हम पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर काम कहाँ आता है भाई? ये है काम की चीज। ठीक है, एन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, क्रिटिकल टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। अब ये याद रखना आपको, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं दो मॉलिक्यूल्स की, क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी कि काफी हाई टेम्परेचर के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा उसका। हैंस क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचती,
तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपको इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बड़ा होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। हैंस ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज्यादा है तो उसे लिक्विफाई करना इजी है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. समझ नहीं आया सर। नहीं आया? देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो ज्यादा है तो उस गैस को लिक्विफाई करना इजी है, वो जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जल्दी लिक्विड बनेगी, सीधी सी बात यहाँ है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्रिटिकल टेम्परेचर से कैसे रिलेट करेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। यस मतलब सर। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो होती हैं। तो हाँ, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स हाथ में रहते इंटरमोलिकुलर हैं। फोर्सेस ज्यादा हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी वैल्यू में हाई होगा, क्योंकि ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आपको इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो करनी है गैसेस की। जीरो कैसे करोगे? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जीरो हो जाएगी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. अब आगे देखिए, दिस रिलेट टू द फैक्ट दैट ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इवन एट ए हायर सर इसका टेम्परेचर। मतलब होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। मेटल का तो बहुत ज्यादा होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा। उनको तो पहले लिक्विड बनाओगे, फिर गैस बनाओगे, और उसके बाद में भी और ज्यादा करोगे, क्योंकि गैस से भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करते हो तो कहानी उनकी बहुत जल्दी लिक्विड हो जाती है ना। ग्रेटर दैन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इवन एट अ हायर टेम्परेचर द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ लेस प्रेशर। तो थोड़ा सा प्रेशर डालते ही मतलब गैस लिक्विफाई की जा सकती है, ये उसका एप्लीकेशन बता रहा है। तो सिग्निफिकेंस मतलब सर इसलिए पूछते हैं क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक। सर हाँ तो आ रही बोलिए। है आवाज। हाँ आ रही है, बोलिए। सर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो सर फिर क्रिटिकल टेम्परेचर तो घट जाएगा ना सर, उनको पास तो वो घटेगा सर क्यों? अच्छे से बढ़ पहले जाएगा। ही पास आ उल्टा जाएंगे सोच ना। रहे हो, उल्टा सोच रहे हो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस कभी लिक्विड नहीं बनेगी, जिस टेम्परेचर के ऊपर। तो मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर से मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा करना है, वो गैस कभी लिक्विड ना बने। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारी अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उनकी अट्रैक्शन फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। मुझे बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे उनकी अट्रैक्शन फोर्स हो जाए जीरो। तो वो हाई टेम्परेचर क्या होगा? वो होगा ना क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गई। समझ में आया? यस सर समझ गया, यस ठीक सर है, समझ गया। हाँ ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर देखिए, मिनिमम प्रेशर that must be applied to form a gas into liquid। तो ये हम तीनों चीजें कर चुके हैं अभी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल ऑफ गैस का। 1 मोल ऑफ गैस याद रख लेना, ये जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम को डिफाइन तो करना पड़ेगा, कितना ले रहे हैं हम, कितने मोल से। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स आर टीसी, पीसी एंड वीसी। तो ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं भाई। इनके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज हैं टीसी, पीसी, वीसी के ऊपर, ठीक है। तो वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं। The values of critical constant can be different, will be different for different gases which can be experimentally found। अलग अलग गैसेस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, तो नॉर्मल बात है ना। क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट, तो क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी। वंडरवाल कांस्टेंट याद है सबको? ए और बी थे। ए अट्रैक्शन फोर्स, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसे 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए वीसी, वीसी क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है 3b के। समझ में आया? बी मतलब गैस के वॉल्यूम का 4 गुना मल्टीपल। टीसी क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? 8 डिवाइड बाय 27b स्क्वायर। और टीसी, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। भाई माइक ऑफ करो अपना, किसका माइक ऑन है? टीसी होता है 8a डिवाइड बाय 27 आरबी। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। 8a डिवाइड बाय 27 आरबी। ये हैं वीसी, पीसी, टीसी। और ये तीनों फॉर्मूला छोटे छोटे फॉर्मूला है, यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल, ठीक है। वीसी 3b के इक्वल होता है, टीसी 8a 27 आरबी होता है डिवाइड में, और पीसी जो है वो a बाय 27b स्क्वायर होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं भाई? फॉर एवरी गैस कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट होता है जेड, इसको जेड सी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल
फिनोमिना के ऊपर, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के ऊपर जो जेड की वैल्यू होती है वो जेड सी कहलाएगी। तो जेड सी जो है वो किसके इक्वल होता है? जेड सी विल बी इक्वल टू पीसीवीसी डिवाइड बाय आरटीसी, पीसीवीसी डिवाइड बाय आरटीसी। यानी कि हमने क्या किया था, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, पीवी इक्वल आरटी था ना, एनआरटी, एन अगर 1 हो तो ये होता है जेड। तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा ना। यस, समझ में आ गया? Yes, sir. ये कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई आने जाने नहीं है। अब आगे देखिए जरा, हमें पता है यहां पर कुछ वैल्यूज इसने भर रखी हैं। क्या क्या वैल्यू? 3ab डिवाइड बाय 27b स्क्वायर। क्या था ये? 3ab, ये 3b ये था, है ना, bc की वैल्यू, और pc की वैल्यू कितनी थी? a थी। तो ये a और 3b इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ रहा है भाई? तो ये क्या बन गया? 3ab। यस, Yes, sir. और इसके नीचे तो 1 था VC के नीचे, लेकिन PC के नीचे 27b स्क्वायर था, तो 27b स्क्वायर नीचे आ गया। मतलब BC और PC को मल्टीप्लाई कर रखा और कुछ नहीं किया। समझ में आया? ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. डिवाइड में आ गया TC, तो TC क्या था? 8a 27RB, 8a डिवाइड बाय 27RB। अब ये R 2 बार कैसे आ रहा है, ये देखने का मैटर है। देखो भाई, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, एक आर ये भी तो था, क्योंकि पीवी बाय आरटी निकाल रहे हैं ना, एक आर ये भी था। समझ में आया या करके दिखाऊं? बताओ जरा Sir, आगे सुना। बाकी स्टूडेंट सबको ठीक है। ये तो सर सीधी सी बात है, यानी कि यहाँ पर इसने क्या किया, न्यूमेरिकल्स हैं। बीसी और टीसी की वैल्यू भर दी। आर यहाँ ऑलरेडी था, तो आपके पास में ये वीसी, टीसी और पीसी की वैल्यूज दे रखी हैं। ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी जेडसी की। जेडसी की वैल्यू आती है 3/8, यानी कि 0.375 ये आता है जेडसी, अगर बाकी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? Yes, sir. तो ये इस तरह से इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ भाई, क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन है वाई-रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब आपने पहले किया आइडियल गैस इक्वेशन पीवी एनआरटी, फिर उसके बाद में किया रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, उसके कांस्टेंट्स किए ए बी, फिर उसके बाद में हमने उसका पीसी टीसी वीसी निकाला, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फिर से निकाल के देखा। अब बात आती है एक और इक्वेशन, क्या रियल गैस इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होती है? नहीं होती। हमेशा हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर वो भी एप्लीकेबल नहीं होती। हाई टेम्परेचर प्रेशर या लो टेम्परेचर प्रेशर पर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ रूल देती है, हमें गड़बड़ करती है, सही आंसर्स नहीं देती, एक रेंज में ठीक काम करती है। मैंने आपको बताया भी है, कोई भी रूल एक रेंज में सही काम करता है। आप शरीफ हैं, एक रेंज में शरीफी सही काम कर रही है। गांधी मत बनिएगा, एक थप्पड़ मार रहा है कोई, आप कहें ये लो भाई दूसरा और मार ले, वो दूसरा नहीं वो 4 और मार के जाएगा, पता है ना? हाँ सर। ये सबसे गलत और फेक चीज समझाई जाती है। ये आपको बता देता हूँ, सबसे फेक चीज समझाई जाती है कि गांधी जी ने ये कहा था कि एक थप्पड़ करे तो कोई दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल कर दो और वो सुधर जाएगा, अहिंसा परमो धर्मा। ऐसा नहीं है, ये वाक्य ही गलत उठाया गया था, समझ रहे हो? सेंटेंस आधा अधूरा है ये। और गांधी जी ने ये शिक्षा नहीं दी थी कि भाई एक थप्पड़ मार रहा दूसरा। गांधी जी खुद सिक्योरिटी में रहते थे, पता है आपको? उनके पास तक पहुंचना आसान काम नहीं था। जिस बंदे ने, जो किसने मारी थी उनको गोली, कौन था वो? गोडसे, है ना? गोडसे ने उसको गोली मारी थी, तो गोडसे ने पहले उसके पैर छुए थे। गोडसे को गांधी जी अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से, और उन्होंने इसके पहले पैर छुए थे। और पैर छूने के बाद, ताकि पास आ सके, पैर छूने के लिए पास आया था और फिर पास से गोली मारी थी। समझ रहे हो बात? तो गांधी ऐसे नहीं मरा था। तो जानकार मतलब ऐसे किसी को भी आने जाने नहीं देते थे, उनके पास तक नहीं फटकने देते थे। तो आपको लगता आम आदमी आएगा, गांधी जी इधर आना, मेरे को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बकवास और ब्लंडर है, ध्यान रख लेना इस बात में। अब हुआ क्या है, वाई-रियल गैस इक्वेशन, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट में ही कोई चीज ठीक रहती है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो सेल्फ डिफेंस का आपको कानून में भी अधिकार है।
आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको जान से भी मार देते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अपने आप को बचाते हुए, तो वो कत्ल नहीं कहलाता, आपको कोई सजा नहीं होगी। ये सेल्फ डिफेंस का रूल है। हालांकि इसमें बहुत सारे पेचीदा रूल्स हैं, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा तो यही है ना। तो वैसे ही एक लिमिट तक ही रूल अच्छे हैं, एक लिमिट तक ही शरीफी अच्छी है, उसके बाद में हथियार उठाना पड़ सकता है, सबको उठाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम पर आप उस टाइम पर भी शरीफ बने रहेंगे तो आपको लोग शरीफ नहीं कहेंगे, आपको लोग कायर कहेंगे। समझ में आ रही है बात? कायरता और शरीफी में डिफरेंस होता है। क्लियर है भाई? यस सर। है ना। तो यहाँ पर भी वही है, एक लिमिट तक ही कोई रूल लगता है। जैसे आप कंडीशंस बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक कंडीशंस कर देते हैं तो आइडियल गैस रियल गैस दोनों इक्वेशनें फेल हो जाती हैं। फिर एक तीसरी इक्वेशन बनाएगी जो अलग रूल्स, जो अलग कंडीशंस के लिए थी। ये इक्वेशन हमारी नॉर्मल इक्वेशनों पे, नॉर्मल स्टेट्स पे नहीं लगेगी। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट में हो तो वही आइडियल और रियल वाली लगेगी। लेकिन जब नॉर्मल से हम पार हो जाते हैं, समझ से पार हो जाता है, सिस्टम ड्रेस्टिक हो जाता है, बहुत खतरनाक लेवल की बातें आ जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब वायरियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। इसके बाद भी कोई इक्वेशन है, इसके बाद भी इक्वेशनें बनती रही हैं, सिस्टम होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लगभग 90% ठीक है, 90% हमारा काम चला देते, उसके पार तो फिर सिस्टम बिल्कुल ही पार हो जाता है। तो वो वायरियल इक्वेशन है भाई। तो अब हम वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब किसी चीज की स्टेट जानी जा सके जिससे, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ गैस स्टेट इज, जनरल इक्वेशन ऑफ गैस स्टेट है ये, जनरल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है लगभग, ठीक है। हालांकि सब पर एप्लीकेबल ऐसे करते नहीं है, बट ये है। Z is expressed in power series of expansion of P। तो भाई Z जो है, यानी वही जो पावर सीरीज के लिए यूज करते हैं इसको, एक्सपेंशन ऑफ P, यानी कि प्रेशर एक्सपेंड हो रहा है और 1/V वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। ये V के साथ जो M लगा आप इसको भूल जाओ, गैस का वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, सीधी सी बात, ठीक है। 1/V या इसके ऊपर या फिर P पर, वेयर Vm इक्वल Vn, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम है, ये V जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, Z इक्वल PV/RT होता है, ये हमें पता है, यानी यहां तक कुछ अलग नहीं है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब ये इसने थोड़ा सा अलग सिस्टम दिखाया। Z इक्वल इसने बोला PV/RT की जगह पर इसने लिया 1 + B/V + C/V² + D/V³ + E/V4 V5 V6 V7 V8 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई सबको? 1 + B/V, यस सर। ये है वायरियल इक्वेशन। 1 + B/V, ये Z की वैल्यू है। B क्या है? कांस्टेंट है। 1 + C/V का स्क्वायर, 1 + C/V का स्क्वायर, याद रखना V का स्क्वायर है, ये Vm को V समझिए, ठीक है। अब यहां पर C क्या है? C भी कांस्टेंट है, एक और कांस्टेंट है, अलग कांस्टेंट। फिर उसके बाद में प्लस D / Vm, मतलब V का क्यूब, ये ऐसे बढ़ती जाएगी। D भी यहां पर कांस्टेंट है। तो देखिए, वेयर 1 इज फर्स्ट वायरियल कोफिशिएंट, 1 जो है, ये वाला 1 जो है, ये तो फर्स्ट वायरियल कोफिशिएंट है 1। क्लियर है? 1 यस सर। फर्स्ट वायरियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसे। इसके बाद B सेकंड वायरियल, मतलब कांस्टेंट है भाई, कोफिशिएंट कह लो, कांस्टेंट कह लो। C थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है, तो A हमने नहीं लगाया ना, B/V C/V², D/V³ एंड सो ऑन, फोर्थ एंड सो ऑन, D फोर्थ एंड सो ऑन। तो पहला 1 है, बाकी B C D E F G H I J K L M N, चलते जाओ। ये है हमारी वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर B की वैल्यू पता होनी चाहिए, C की पता होनी चाहिए, मतलब कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उनकी बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं। इतने सारे कांस्टेंट की वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये सब कुछ पता लग गया तो सीधी सी बात, जैसे आप कंडीशन बदलोगे तो सारी कंडीशनों का अलग अलग कांस्टेंट निकालिए और उसको भर दीजिए, मतलब हर बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालिए, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो फिर काम करेगी, हर इक्वेशन में करेगी, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, भी एक्सपेरिमेंट निकाल के निकाल लो। एक्सक्यूज मी उसको सर, थोड़ा सा इसने मैथमेटिकल रूप दे दिया। हाँ बेटा,
सर ये जो होता है ये एक से मतलब 5-7 गैसेस का एक साथ के लिए होता है? नहीं, एक ही गैस के लिए, एक ही गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत ज्यादा बदल रहे हो और वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई वॉल्यूम के ऊपर, वेरी हाई प्रेशर के ऊपर, ऐसी चीजें काउंट होती है। ठीक है, ठीक सर। तो ये ऐसे काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं अब जरा, इतना ही है भाई इसमें, है ना, ये यहीं पर है। तो ये आपकी वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इसको याद रखिएगा, इसमें जेड की वैल्यू निकाल रखिए, पीवी बाय आरटी की वैल्यू, जेड या पीवी बाय आरटी वो इक्वल इसके होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना करते हैं। हाँ, इसमें हम आपको एक चीज शुरू करवा सकता हूँ, अगर आप लोग कहें तो हम कल से या आज से ही बोल रहे हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू कर दें, बोलिए जरा। सर करवा दो। ठीक है, तो मैं अभी आपको, हाँ तो फॉर्मूला रट के आएंगे सर, कल करवा दीजिए, तो फॉर्मूला रट के आएंगे सारे ठीक है, कल का होमवर्क आप लोगों का इस पूरे लेसन के फॉर्मूलाज को याद करके आइएगा, जितने भी फॉर्मूलाज हुए हैं। आज का लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और हम फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे।